dear students, welcome to ES Digital. So sequence of the question series is continue. ठीक है, जो क्वेश्चन सीरीज आप डिस्कस कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर उसी को कंटिन्यू करते हैं. प्रीवियस काफी सारे डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए हैं. ठीक है, उन क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी क्लियरिटी डेवलप हुई होगी. ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं उनमें पुराने कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे, बाकी जो नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ से सीखने को मिलेंगे वो तो आपको पता ही लगेगा. सो यहाँ पे ये नई वीडियो से पहले एक सजेशन मेरा रहेगा कि आप जो पुराने वीडियोस हैं उन्हें देखें. उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली कैसे डेवलप होके आए हैं, कहाँ से वो डेवलप हुए हैं. ठीक, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. सो इसी इन द सेम वे आप डिस्कस करिए इसको, कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं. ठीक, ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जितने भी जेई एग्जाम्स होंगे. ठीक है, हर एक एग्जाम में सॉइल के जो भी प्रॉब्लम्स वहां से पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे. ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं अगर हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कवर तो इतने में हमारे प्रीवियस ईयर के भी लगभग मोस्टली काफी हद तक क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक, सो अगर फाइनली हमारे पास सपोज सॉइल का अगर हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, थ्योरी हमने नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन हम अगर ये पूरा क्वेश्चन सेशन कंटिन्यू रखते हैं, इसको देखते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, अगर आपने सारे वीडियोस अटेंड किए हैं, देखे हैं, सो एग्जाम पर्पज से मोस्टली हमारा जो पार्ट है यहाँ पे इसकी हेल्प से इजीली कवर हो जाएगा. रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक, सो इसी को कंटिन्यू रखते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक, सो बेसिकली डिस्कशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जेई क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है. जेई लेवल क्वेश्चंस, जेई लेवल क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स. on the topic soil mechanics, JEE level questions on the topic soil mechanics. ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास अब डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं. सो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर अ सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट द वॉइड रेशियो एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स आर 0.70 and 2.67 respectively. The critical upward hydraulic gradient for the deposit would be, the critical upward hydraulic gradient for the deposit would be, यानी कि हमें कोई सैंड दे रखी है. ठीक है, कोई सैंड लेयर है आपके पास, उस सैंड में सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे. उस सैंड के लिए हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है. वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो E, यानी कि कितना 0.70 हमें दिया हुआ है. साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें दे रखा है हमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू भी हमें दी हुई है, कितना 2.67. ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक अपवर्ड ग्रेडियंट हमारे से पूछा जा रहा है. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है. इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, ICR से. ICR से इसको रिप्रेजेंट करेंगे. जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने इसके बारे में ऑलरेडी काफी डिस्कशन किया हुआ है. ICR के बारे में क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला निकल के आता है, थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं कि ये वो मिनिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू है. इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जिसपे आपके सॉइल में आपको क्विक सैंड कंडीशन, जिसको पाइपिंग भी कहते हैं, वो देखने को मिलेगी. सो अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस ICR के बराबर पहुंच जाएगा, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस ICR के बराबर पहुंच जाएगा तो सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन या फिर पाइपिंग जिसे कहते हैं, पाइपिंग हो जाएगी. ठीक है, वो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी. सो अगर ऐसे कहें कि for the quicksand condition to occur in the soil or for the piping to occur in the soil, the hydraulic gradient should reaches to a value of this ICR. अगर ICR के बराबर पहुंच गया वो बढ़ते बढ़ते, so soil में क्या हो जाएगी, quicksand condition हो जाएगी. ठीक, या फिर इसे ऐसे डिफाइन कर दो, it is the minimum hydraulic gradient at which the quicksand conditions occur in soils. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, कैसे क्विकसैंड कंडीशन हो जाएगी इसके, इस पे पहुंचते ही, वो ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करके आ रखा हूं. ठीक, सो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है. क्या फॉर्मूला होता है ICR को कैलकुलेट करने के लिए G-1 अपॉन 1 प्लस E. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ICR, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. ठीक है, तो इसके लिए जस्ट ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा गया है
एंड इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला हमें लेकिन याद होना चाहिए इसका, ठीक। फॉर्मूला भी डायरेक्टली बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आईसीआर का अगर इसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू को, आईसीआर यही तो पूछा जा रहा है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्या वैल्यू रहेगी इसकी G-1 यानी कि 2.67 - 1 अपॉन 1 + E, इतना हो जाएगा। एंड ये कैलकुलेट होके किसके बराबर आ जाएगा, आईसीआर विल बी कमिंग आउट इक्वल टू 0.98, ये 0.98 के बराबर बन के आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी कि अगर हमारी सॉइल का क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस 0.98 के बराबर पहुंच जाए तो सॉइल में क्विकसैंड कंडीशन हो जाएगी, ठीक। कई बार नंबर ऑफ टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछा जाता है, कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताइए अगेंस्ट द पाइपिंग कंडीशन या फिर अगेंस्ट द क्विकसैंड कंडीशन, कि आपके सॉइल में क्विकसैंड कंडीशन के लिए कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ लेते हैं कई बार। क्या फॉर्मूला होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी व्हाट, ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन I, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन I। ये भी कई बार पूछा जा सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चन दिखते हैं हमें। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर पूछे कि फॉर द पाइपिंग कंडीशन कितना रहेगा, दैट विल बी ICR अपॉन I। ICR क्या है, इट इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड I क्या है, दिस इज द एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो सॉइल के अंदर हो रहा है या जो सॉइल में प्रेजेंट है। सो ICR क्या है, ICR इज द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड इट इज द एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो उस सॉइल में है, एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो इनके रेशो के हेल्प से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रेजेंट है अगेंस्ट द पाइपिंग कंडीशन, ठीक। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0.98 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है सारी चीजें हमें, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था ये। तो फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है, ठीक। सो जस्ट वहां पे जाके आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीड कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि द प्रेशर ऑन फेरेटिक लाइन विद इन ए डैम सेक्शन इज the pressure on ferritic line within dam section is less than atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure, greater than atmospheric pressure, या फिर none of the above, ठीक। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो फेरेटिक लाइन होती है, फेरेटिक लाइन पे हमें क्या प्रेशर की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या होती है फेरेटिक लाइन, व्हाट इज फेरेटिक लाइन, ठीक। इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई एक डैम कंसिडर करता हूँ, लेट अस सपोज आई हैव कंसिडर्ड अ डैम हियर लाइक दिस, इस तरह से कोई हमने एक डैम सेक्शन कंसिडर किया इस तरह से, ठीक है। अब इधर वाटर लेवल जो है वो यहां तक मेंटेन्ड है एंड इधर वाटर लेवल आपके पास यहां तक मेंटेन्ड है, ठीक है। ये डैम है। अब यहां पे इस डैम के नीचे क्या प्रेजेंट है, सॉइल प्रेजेंट है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, इस लेवल से नीचे सॉइल प्रेजेंट है। तो ये वाटर क्या करेगा, इस सॉइल में से इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से क्या करेगा, इसमें से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। दिस वाटर विल बी मूविंग लाइक दिस। अब इस तरह से वाटर का मूवमेंट होगा। नाउ ये जो वाटर इस सॉइल में से पास करके जा रहा है, ये जो वाटर, ये जो डैम के नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है, इसमें से जो वाटर पास कर रहा है, ठीक है। इस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, जो कि सॉइल में से सीपेज के वजह से हो रहा है, ठीक है। जो सॉइल में से सीपेज होकर टोटल कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है, उस डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फ्लो नेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फ्लो नेट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, क्या होता है फ्लो नेट का मतलब, ठीक है। सो फ्लो नेट की हेल्प से हम कितना ये सीपेज डिस्चार्ज इस सॉइल में से मूव कर रहा है, कितना सीपेज डिस्चार्ज यहां से हो रहा है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, आई हैव डिस्कस्ड दैट पर्टिकुलर थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये जो मैंने यहाँ पे इस सॉइल के अंदर से जो फ्लो हो रहा था वाटर का इस तरह से, इसके लिए मैंने एक फ्लो नेट में यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाया किस तरह से ये है, दिस इज एक्चुअली द फ्लो नेट। ये क्या है, एक फ्लो नेट है, ठीक। तो फ्लो नेट के हेल्प से हम कितना डिस्चार्ज यहां से सॉइल में से सीप करके जा रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं कैलकुलेट, आई हैव डिस्कस्ड दैट थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो ये तो हमने बात करी इसके बारे में। अब लेट अस सपोज
अगर ये डैम हमारा जो है, अगर वो सपोज सॉइल का ही बना हुआ है, हमारे पास होता है अर्दन डैम होता है, अर्दन डैम मींस द डैम व्हिच इज मेड अप ऑफ द सॉइल। तो होगा क्या, वाटर यहां से बॉटम से तो पास करके जाएगा ही, साथ ही साथ ये जो आपका डैम की बॉडी है, इस डैम की बॉडी, अगर ये जो है आपका डैम की बॉडी है अगर वो सॉइल से बन रखी है जिसको आप अर्दन डैम कहते हैं, तो होगा क्या, वाटर इस डैम की बॉडी में से भी क्या करेगा, पास करेगा। इसमें से भी सीपेज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें से भी हमें सीपेज देखने को मिलेगा। नाउ कितना सीपेज डिस्चार्ज इस डैम के बॉडी से हो रहा है या फिर इस सॉइल में से होगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लो नेट, विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो नेट। सो सीपेज डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट, जिसके लिए यहाँ पे एक फ्लो नेट मैंने बना रखा है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। सो मान लो कि ये जो वाटर है यहां से इस तरह से इस सॉइल के अंदर सीप करके जा रहा है, यहां से वाटर क्या है इस तरह से इसके अंदर पास करके जा रहा है। इसी तरह से मैंने ये डिफरेंट लाइंस को यहाँ पे ड्रॉ किया। ये क्या है बेसिकली, दीज आर द फ्लो लाइंस। ये क्या है, फ्लो लाइंस एक्चुअली में, दीज आर द फ्लो लाइंस एक्चुअली। तो वाटर जो है हमारा यहां से इससे नीचे, ये जो ऊपर मैंने जो टॉप मोस्ट लाइन बनाकर दिखा रखी है, वाटर इससे नीचे पास करके यहां से जा रहा है। अब ये क्या है, दिस इज द टॉप मोस्ट लाइन, वाटर जो है इससे नीचे पास कर रहा है इस बॉडी के अंदर से। तो फेरेटिक लाइन की डेफिनेशन हमें यहां से क्लियर होगी। फेरेटिक लाइन क्या है, ये जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन मैंने यहां पर बना रखी है, दिस टॉप मोस्ट फ्लो लाइन विच आई हैव ड्रॉन हियर, इस टॉप मोस्ट फ्लो लाइन को हम कहते हैं क्या, फ्लो, इसको हम कहते हैं फेरेटिक लाइन। दिस इज कॉल्ड एज फेरेटिक लाइन। सो फेरेटिक लाइन इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, ठीक है, इट इज टॉप मोस्ट फ्लो लाइन व्हेन द सीपेज इज टेकिंग प्लेस टू अ डैम बॉडी। जब सीपेज किसी डैम के बॉडी में से अंदर से होगा, सो उस समय पे आप जब ये टॉप मोस्ट फ्लो लाइन जो आप ये ड्रॉ करोगे, इस टॉप मोस्ट फ्लो लाइन को हम क्या कहेंगे, फेरेटिक लाइन कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज द फेरेटिक लाइन। तो यहां पे एक अगर इसकी डेफिनेशन लिखो फेरेटिक लाइन की, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द टॉप मोस्ट इट इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, ठीक है, इट इज द टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द फेरेटिक लाइन। जब आपका सीपेज डैम के बॉडी के अंदर से हो रहा है तो जो टॉप मोस्ट फ्लो लाइन आपके पास है इसको कहते हैं क्या, फेरेटिक लाइन। ठीक, इतना हमें यहां से क्लियर होना चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करता हूं। फेरेटिक लाइन की कुछ इंपोर्टेंट चीजें आपको इससे जानने को मिलती हैं फेरेटिक लाइन से, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली बात तो क्या है, टॉप मोस्ट फ्लो लाइन है, ठीक है, इससे नीचे से सीपेज हो रहा है, इससे ऊपर से सीपेज नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर, सपोज फेरेटिक लाइन के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे वाटर नहीं है, फेरेटिक लाइन के ऊपर अगर आप देखोगे वाटर नहीं है, तो इस फेरेटिक लाइन पे मैं अगर बात करूंगा, इस फेरेटिक लाइन पे कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, इस फेरेटिक लाइन पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। इस फेरेटिक लाइन पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। यहां से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा पूरे पार्ट पे, ठीक है, इससे ऊपर वाटर तो है नहीं, तो वाटर की वजह से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, तो कौन सा प्रेशर आएगा, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रेशर होता है फेरेटिक लाइन पे, कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होता है फेरेटिक लाइन पे, फेरेटिक लाइन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हमें प्रेशर देखने को मिलेगा। द प्रेशर ऑन द फेरेटिक लाइन विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यही क्वेश्चन में पूछा भी जा रखा है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर इससे नीचे मैं बात करूं, फेरेटिक लाइन से नीचे अगर हम बात करते हैं, तो इससे नीचे क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इससे नीचे वाटर प्रेजेंट है, तो उस वाटर की वजह से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, एक्सेस प्रेशर लगेगा। बेसिकली उस वाटर की वजह से लगने वाले प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। सो अगर फेरेटिक लाइन पे या इससे ऊपर मैं बात करूं तो कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन फेरेटिक लाइन से नीचे जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कौन सा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इस पोर्शन में आपके पास क्रिएट हो रहा है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बिकॉज ऑफ द वाटर, जो वाटर की वजह से लग रहा है वो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये याद रखना है, इससे या इससे ऊपर एटमॉस्फेरिक, इससे नीचे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और बात करते हैं इसके बारे में, क्या कि फेरेटिक लाइन जो है, देखो फेरेटिक लाइन से नीचे यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, सो इस पोर्शन की जो सॉइल है, फेरेटिक लाइन से नीचे जो सॉइल प्रेजेंट है वो कैसी रहेगी, सैचुरेटेड रहेगी, दिस विल बी सैचुरेटेड। इससे ऊपर मैं अगर बात करूं, फेरेटिक लाइन से ऊपर जो इस पोर्शन में जो सॉइल प्रेजेंट है, यहाँ पे तो वाटर प्रेजेंट नहीं है, सो ऑब्वियसली ये सॉइल आपकी सैचुरेटेड नहीं रहेगी, कैसी रहेगी, अनसैचुरेटेड रहेगी। सो फेरेटिक लाइन एक तरह से सैचुरेटेड सॉइल मास एंड अनसैचुरेटेड सॉइल मास को भी डिफरेंशिएट कर रहा है। कैसे, इससे नीचे सैचुरेटेड सॉइल मास, इससे ऊपर अनसैचुरेटेड सॉइल मास। तो ये हमारा एक तरह से सैचुरेटेड सॉइल मास एंड अनसैचुरेटेड सॉइल मास को भी डिफरेंशिएट कर रहा है। अबव इट सैचुरेटेड सॉइल मास,
सॉरी अनसैचुरेटेड सॉइल मास एंड बिलो फेरेटिक लाइन सैचुरेटेड सॉइल मास, इससे ऊपर अनसैचुरेटेड, इससे नीचे सैचुरेटेड सॉइल मास। तो ये भी एक बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी हमें यहाँ से जानने को मिल रही है। तो इसका क्वेश्चन का हमें आंसर क्लियर हुआ। कुछ और इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, क्या है फेरेटिक लाइन, वो भी यहाँ से हमें क्लियर हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इसका जो ये आंसर है वो आपको क्लियर हो चुका होगा एंड कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से देखने को मिली होंगी। ठीक, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक, इसमें यहाँ से सब कुछ क्लियर है अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं क्या, which of the following is correct in reference to the flow net, which of the following is correct in reference to the flow net। तो और इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि फ्लो नेट के कॉरेस्पॉन्डिंग इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। दूसरा, the discharge through each flow channel is different. Third, the shape of the flow field for isotropic medium is square. Next, the head loss between two equipotential lines is always same. तो ये 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि फ्लो नेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ये वैसे तो मैंने क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो बहुत इजीली आप इसका आंसर खुद से खुद कर पाओगे। पूरा इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था फ्लो नेट के बारे में, बट फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी बता देता हूँ दोबारा से इसको एक बार फिर से। फ्लो नेट क्या होता है बेसिकली, फ्लो नेट एक तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, फ्लो नेट इज बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है जिसमें आप नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस को ड्रॉ करते हो, जिसमें आप नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस को ड्रॉ करते हो। ठीक है, इट इज ए ग्राफिकल सॉल्यूशन जिसमें हम नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे ये बनाकर दिखा रखा है, इससे नीचे ये भी क्या है, एक फ्लो नेट ही है। दिस इज ऑल्सो अ फ्लो नेट। ये जो यहाँ पे बनाया है हमने, ये भी क्या है, एक फ्लो नेट है। ठीक है, इसमें ये कुछ इस तरह से मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हैं ऐसे। तो ये जो लाइंस हमने इस तरह से ड्रॉ करी हैं, ये कौन सी लाइंस है, दीज आर एक्चुअली द फ्लो लाइंस, दीज आर एक्चुअली द फ्लो लाइंस। ये शो कर रही हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, ये लाइंस क्या शो कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को शो कर रही हैं। दीज आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इनको कहेंगे क्या, फ्लो लाइंस, या फिर स्ट्रीम लाइन भी कहते हैं। अब इधर अगर हम बात करें तो ये जो इस तरह से लाइन बनाकर दिखा रखी हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब क्या है, these are the equipotential lines। ये क्या है, equipotential lines है। equipotential means equal potential। so equipotential line क्या है, एक वो लाइन, equipotential line is a line which is formed by joining all the points which has the same energy level। यानी कि आपने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपस में जिन पे एनर्जी लेवल सेम था, जो लाइन बनेगी उसको क्या बोल दिया, इक्विपोटेंशियल लाइन बोल दिया। ठीक है, सो अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, सेम रहेगा लेवल। तो ये ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल लाइन हमें पता है, फ्लो लाइन हमें पता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या थी वो मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं ऑर्थोगोनली, दे विल मीट ईच अदर ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली बोलने का मतलब ये जो एंगल रहेगा कितना रहेगा, 90 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, ऑर्थोगोनली एक दूसरे को मीट करती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, कि इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड फ्लो लाइंस मीट ईच अदर ऑर्थोगोनली, 90 डिग्री पे मीट करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, द डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल इज डिफरेंट। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्या, जो डिस्चार्ज होता है थ्रू ईच फ्लो चैनल वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्या मतलब है इसका, पहली बात तो फ्लो चैनल क्या है। फ्लो चैनल क्या होता है, ये जो दो फ्लो लाइंस आपके बीच में है, दो फ्लो लाइन आप ये ले लो, ये वाली एंड ये वाली, या फिर ये ले लो, या फिर और अगर इसमें फ्लो लाइंस बनाओगे तो वो दो कोई भी फ्लो लाइन कंसीडर करो, एनी टू फ्लो लाइंस। ठीक है, तो जो एरिया होता है, द एरिया बिटवीन टू फ्लो लाइंस, दो फ्लो लाइंस के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है फ्लो चैनल। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द एरिया बिटवीन एनी टू फ्लो लाइंस इज कॉल्ड एज फ्लो चैनल। यानी कि ये दो फ्लो लाइन है आपके पास, इनके बीच का जो पूरा एरिया है इसको हम कहते हैं क्या, फ्लो चैनल। सिमिलरली ये दो फ्लो लाइंस हैं, इनके बीच का जो एरिया है इसको भी हम कहेंगे क्या, फ्लो चैनल कहेंगे। इसी तरह से और मैं अगर यहाँ पे फ्लो लाइंस ड्रॉ करूं तो उनके बीच का जो एरिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, फ्लो चैनल कहलाएगा। अब जो डिस्चार्ज होता है थ्रू ईच फ्लो चैनल वो क्या रहता है, सेम रहता है। द डिस्चार्ज थ्रू ईच फ्लो चैनल विल बी सेम, वो डिफरेंट नहीं होता है, दैट विल बी सेम। जैसे कि अगर जितना डिस्चार्ज यहां से पास कर रहा है इस फ्लो चैनल में से, ये क्या है, एक फ्लो चैनल है, ये दूसरा फ्लो चैनल है, तो जितना डिस्चार्ज यहां से पास कर रहा है क्यू डिस्चार्ज, उतना ही डिस्चार्ज यहां से भी पास करेगा क्यू डिस्चार्ज। ये सेम रहता है बिटवीन टू फ्लो चैनल, द डिस्चार्ज विल बी, मतलब इन एनी टू फ्लो चैनल द डिस्चार्ज विल बी सेम, थ्रू ईच फ्लो चैनल डिस्चार्ज विल बी सेम। ठीक, ये यहां से हमें क्लियर हुआ। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है किसके बारे में, एक नया टर्म यहां पर आया है क्या, फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड के बारे में बात करते हैं। देखो, पहली बात तो फ्लो फील्ड क्या होता है,
flow field is actually the area, it is actually the area between two flow lines and two equipotential lines. दो equipotential lines and दो flow lines के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? फ्लो फील्ड कहलाता है. यानी कि जैसे ये दो फ्लो लाइंस है हमारे पास, एक फ्लो लाइन ये है और ये दो इक्विपोटेंशियल लाइंस है, इनके बीच का ये जो एरिया है इसको कहते हैं क्या? फ्लो फील्ड. ये एक फ्लो फील्ड है. इन द सिमिलर वे अगर मैं ये कंसिडर करूं तो ये भी क्या रहेगा? एक फ्लो फील्ड ही है. दिस इज ऑल्सो ए फ्लो फील्ड. इस तरह से नंबर ऑफ फ्लो फील्ड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, इसको बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करते जाओ, इनफाइनाइट फ्लो फील्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे. तो ये क्या है? एक फ्लो फील्ड है. द एरिया बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड टू फ्लो लाइंस इज कॉल्ड एज फ्लो फील्ड. अब फ्लो फील्ड की जो शेप होती है, अगर किसी आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए बात करेंगे, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम ये जो शेप रहती है ना फ्लो फील्ड की, वो रहती है स्क्वायर. दैट विल बी स्क्वायर. ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी? स्क्वायर रहेगी. किसके लिए? आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए. फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम द शेप विल बी स्क्वायर. अगर हम बात करेंगे किसके लिए? नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए. अगर कोई नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम हमारे पास है, सपोज कोई नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम हमारे पास है, तो इसके लिए जो शेप रहती है वो कैसी रहती है? रेक्टेंगुलर शेप रहती है. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है. ठीक है, पूछे जाते हैं शेप्स के बारे में कि आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए शेप कैसी रहती है? स्क्वायर रहती है. नॉन आइसोट्रोपिक के लिए रेक्टेंगुलर शेप रहती है. ठीक है, रेक्टेंगुलर रहती है. तो यहां पे पूछा जा रहा था कि द शेप ऑफ द फ्लो फील्ड फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम इज स्क्वायर. यस, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. ठीक, तो ये याद रखना है हमें. एक और इसमें होता है, द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस इज ऑलवेज सेम. द हेड लॉस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइंस इज ऑलवेज सेम. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हेड लॉस का मतलब क्या है? हेड का मतलब होता है एक तरह से एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी का लॉस होता है किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में, वो क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है. कैसे? जैसे देखो, सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है. दिस इज ए इक्विपोटेंशियल लाइन. सो इस इक्विपोटेंशियल लाइन पे कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा. कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल होगा वाटर के पास यहाँ पे. अब जब वाटर यहां से यहां पर जाएगा मूव करके, जब वाटर यहां से यहां पर जाएगा मूव करके, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी उसकी लॉस हो जाएगी. कुछ ना कुछ हेड का लॉस हो जाएगा यहां से यहां पे मूव करने में. क्यों? हमें पता है ऑब्वियसली वाटर सॉइल के अंदर से अगर पास करेगा तो हेड लॉस होगा. ठीक, सो ये यहां पे मान लो यहां से यहां तक के बीच में लेट अस सपोज डेल्टा एच हेड लॉस आपको देखने को मिला. यहां से यहां तक के बीच में, इन दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में आपको डेल्टा एच हेड लॉस देखने को मिला. नाउ अब जब यहां पे वाटर आया एंड जब वो यहां से यहां पर आएगा मूव करके, जब वो यहां पे आ जाएगा यहां से मूव करके, तो इन दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में, यहां पर हमें समझ में आया डेल्टा एच लॉस हुआ हेड का. यहां पे जब ये जो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस है इनके बीच में भी जो हेड का लॉस होगा वो कितना होगा? वो डेल्टा एच ही होगा. दैट विल बी डेल्टा एच. इन द सिमिलर वे ये जो दो इक्विपोटेंशियल लाइन है इनके बीच में भी हेड लॉस कितना रहेगा? डेल्टा एच ही रहेगा. यहां पे भी डेल्टा एच ही रहेगा एंड यहां पे भी डेल्टा एच ही रहेगा. एवरीवेयर इट विल रिमेन्स सेम. हर जगह पे ये जो है हेड का लॉस वो क्या रहेगा? सेम रहेगा दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में. इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ऑफ हेड. इसीलिए जो सिंस ये दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ऑफ हेड भी कहा जाता है. ठीक है, सो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ऑफ हेड हमें देखने को मिलेगा. इट विल रिमेन सेम बिटवीन एनी टू इक्विपोटेंशियल लाइंस. ठीक, नेक्स्ट. सो ये यहां से हमारा क्लियर होता है बेसिकली ये जो क्वेश्चन है. इसमें अगर हम आंसर की बात करें, इसके करेक्ट आंसर के बारे में, तो स्टेटमेंट नंबर हमारा जो सेकंड है वो ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज आपका ईच फ्लो चैनल में सेम रहता है. तो स्टेटमेंट सेकंड छोड़ के बाकी सब ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मतलब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में. काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर हो गए. ठीक है, सो इसमें आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट लेक्चर्स में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और जो टॉपिक होते हैं आपके सॉइल में, लाइक कॉम्पेक्शन है, ठीक है, अदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे. आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. नाउ प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली वही चीजें अब अप्लाई कर रहे हैं जो हम प्रीवियसली डिस्कस करके आ रखे हैं. ठीक, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, या फिर सॉइल मैकेनिक्स में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान करता है टॉपिक, ठीक है, जिसको आपको समझने का मन है, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, नॉट ओनली इन सॉइल मैकेनिक्स, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें हमें प्रॉब्लम होती है, या फिर कोई क्वेश्चन है हमारे. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप जस्ट क्या करें, कमेंट करके बताएं.
अपने जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू एनी सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एनी पर्टिकुलर, ठीक है, उसके आंसर्स दिए जाएंगे आपको, उसका जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाला जाएगा। ठीक, सो अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इन द फर्दर लेक्चर्स। थैंक यू।